नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन, पाटलिपुत्रा न्यूरो केयर, आकाशवाणी खाजपुरा से। आज मैं आस्था फाउंडेशन और उससे जुड़े हुए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्ट्रोक जैसे गंभीर मुद्दे पे, जो कि एक बीमारी हमारे समाज में बहुत मुश्किल में परिवारों को और मरीज़ को डाल देता है, उसके विषय में चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जब हम स्ट्रोक पे बात करते हैं तो सबसे अहम बात ये जानना है कि आखिर स्ट्रोक होता क्या है, जिसे हम आम भाषा में लकवा, फालिस या तरह-तरह के नामों से जानते हैं। तो ये स्ट्रोक जो है वो अचानक से ब्रेन के खून की नलियों में हो रहे संचार के बंद हो जाने या खून की नलियों के फट जाने की वजह से खून बाहर आ जाना, जो कि दिमाग के कुछ हिस्सों में ब्लड के संचार और उनके जो पोषण के या न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट हैं उनका पहुंचना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को बहुत सारे अलग-अलग सिम्टम्स आते हैं। जहाँ तक स्ट्रोक होने, इसको दूसरी भाषा में हम डॉक्टर्स सीवीए भी कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट की तरह ही अचानक से हुआ एक बीमारी है, जिसमें मरीज को जो दिक्कत होती है वो अचानक से शुरू होती है, और ये ब्रेन के जो ब्लड की सप्लाई हैं उनके ब्लॉकेज से ही पूरी तरह से। तो थोड़ा नेटवर्क में गड़बड़ी होने की वजह से वीडियो में कुछ परेशानियां आ रही हैं, जिसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं जो समय निर्धारित किया गया था 8 बजे, उस समय मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। पर हम लोग बात कर रहे थे कि अचानक से ये परेशानी मरीज को आती है, तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हम कैसे पहचानें कि किसी पेशेंट को स्ट्रोक कैसे हुआ है। जैसे कि आप वेस्टर्न जाएंगे, यूएस में, यूरोप में, तो एक एक्रोनिम है, एक निमोनिक्स है फास्ट करके, जिसमें वो फास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एफ फॉर फेशियल एसिमेट्री, या फेस में टेढ़ापन आ जाना, या फिर किसी तरह का सूनापन या नमनेस जैसा आ जाना। ये स्टैंड होता है आर्म्स की वीकनेस के लिए, किसी तरफ के हाथ में कमजोरी आ जाना। और एस होता है फॉर स्पीच, तो स्पीच डिफिकल्टी के लिए है। फास्ट का टी है टाइम टू कॉल ए डॉक्टर, वहाँ पे सिस्टम है, जब ऐसी दिक्कत होती है तो 911 या ऐसे इमरजेंसी नंबर है जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं। तो मरीज को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी इस तरह की कोई बहुत मुश्किल है, इंटरनेट का कनेक्शन की वजह से कुछ गड़बड़ियाँ आ रही हैं, तो हम लोग इस चीज़ को जैसे ही पहचानते हैं कि आपको इस तरह की कोई दिक्कत होती है, चेहरे में किसी तरह का टेढ़ापन या आवाज़ में परिवर्तन, या फिर आपको हाथ पैर में किसी तरह की कमजोरी या सूनापन, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आखिर ये स्ट्रोक होता क्यों है? तो स्ट्रोक होने की बहुत सारे कारण हम लोग जानते हैं। उनको विस्तार में जानने से पहले हम लोगों को 2 कॉमन जो स्ट्रोक की कारण हैं उनको जानने की ज़रूरत है। एक है जो खून के नली के ब्लॉकेज की वजह से होती है, ब्रेन के जो सप्लाई हैं उनके खून की नली के ब्लॉकेज की वजह से होती है। दूसरा होता है जो खूनों के ब्रेन हैमरेज कॉमन भाषा में कहते हैं। ये दो कॉमन प्रकार हैं। ऐसे बहुत सारे और भी प्रकार हैं जिसमें स्ट्रोक दूसरे कारणों से होता है, जैसे कि सबएक्यूनॉइड हेमरेज है, या फिर ऐसी परिस्थितियां जिसमें ब्रेन के वेनस सिस्टम में थ्रोम्बोसिस की वजह से भी डायबिटीज़ के मरीजों को अचानक से शुगर की कमी आने में भी स्ट्रोक जैसे सिम्टम आते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोक मिमिकर बोलते हैं, जो कि खून कमी की वजह से होती है। ये स्ट्रोक मिमिकर्स हैं, इनमें किसी तरह के खून के नलियों में ब्लॉकेज या उसके फटने की संभावना नहीं होती। अगर आपको स्ट्रोक होता है तो आखिर ये स्ट्रोक क्यों होता है? तो तमाम जो अध्ययन और साइंटिफिक जो स्टडीज़ की गई हैं, उसमें जो सबसे कॉमनेस्ट फैक्टर आता है वो आता है बीपी का बढ़ा होना, जिनको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे समाज में बीपी के बढ़ने को लेके और उसके लगातार दवाओं
के प्रयोग को लेके काफ़ी भ्रांतियों में फंसे रहते हैं। उनके अलग अलग विचार हैं, वो तरह तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। पर जहाँ तक स्ट्रोक से बचाव को लेके अगर हम एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर को देखें तो हाइपरटेंशन सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि दोनों तरह के लकवे में, चाहे वो ब्लड वेसल्स खून की नलियों में ब्लॉकेज का हो या खून की नलियों के फटने का हो, दोनों में हाइपरटेंशन जो है सबसे प्रमुख कारण होते हैं। अगर ओवरऑल 100 मरीजों को देखा जाता है तो 80% से ज़्यादा जो लकवे के कारण होते हैं वो बीपी के बढ़ने की वजह से होते हैं। और ज़्यादातर केसेस में मरीजों को पता होता है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहता है, फिर भी इरेगुलरिटी की वजह से, बीच में न ध्यान देने की वजह से, तरह तरह की भ्रांतियों की वजह से वो अपने ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हैं वो स्किप करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लकवे देखे जाते हैं। अगर हम ओवरऑल जनसंख्या का अनुपात देखें तो बहुत सारे भारत में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में स्टडीज़ देखी गई हैं, जिसमें 1 लाख में 115 से 150 लोगों को लकवे होते हैं, जो कि मोर्टेलिटी के टर्म में, मृत्यु दर के तौर में बहुत बड़ा कारण है। अब हार्ट के वजह से जो डेथ्स हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से जो डेथ हैं, कैंसर की वजह से डेथ हैं, उनको अगर सबको मिला के देखा जाए तो स्ट्रोक की वजह से हमारे देश में जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है, वो दूसरे या तीसरे नंबर पे है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि इसमें मोर्टेलिटी, जो पेशेंट के जान जाने का खतरा है, वो बहुत अधिक है। यूं कहें कि जो मरीज जल्दी पहुंचते हैं अस्पताल, उनमें उनके बचने और दोबारा पूरी तरह से स्वस्थ होने और अपने जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसको कैरी करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती है। अब रही बात कि ठंड के इस समय में बहुत सारे मरीजों को लकवे होते हुए देखते हैं लोग। ये काफ़ी नोटिस करते हैं कि ठंड के सीज़न में लकवे का जो मरीजों की संख्या जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। जहाँ तक बात है लकवे के इन मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती है, तो ज़्यादातर चीज़ों में ये क्यों होता है, इसके विषय में हमारी वैज्ञानिक समझ निरंतर बढ़ रही है। पर यह देखा गया है कि जो विंटर का सीजन है उसमें हेमरेजेस के केसेस, खून की नलियों के फटने के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो आपके जो स्प्रिंग वाला सीजन है, इसके ठंडी के जस्ट बाद आने वाला जो समय है, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर जो लकवे होते हैं वो ब्लॉकेज वाले, जिनको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उनकी वजह से होती है। तो जब किसी मरीज को होता है तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? उनके हाइपरटेंशन होते हैं, सबसे कॉमनेस्ट फैक्टर हाइपरटेंशन है, ओवरवेट है, डिसलिपिडेमिया है, स्मोकिंग है, मेल जेंडर है। तो इस तरह की चीज़ें रिस्क फैक्टर में देखी जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर की तरह है। हम हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज से उसको रिस्क को डिक्रीज कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत, रेज्ड बीपी की शिकायत पहले से है, तो आप इनको प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये बचाने वाली बीमारियां हैं जिसमें आप रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर लेते हैं। साथ में डायबिटीज़ का भी रोल है उन मरीजों के रिकवरी और उनके लकवे की जो डिसेबिलिटी को बढ़ाने का जो लेवल है, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है। अब जानकारी इन सब चीज़ों के बीच में जो रिस्क फैक्टर की जानकारी है, उसमें अगर हम उम्र का हिसाब किताब देखें तो नए स्टडीज़ हमारे भारत में भी हुए हैं, जिसमें ये पाया गया है, जो पहले कहा जाता था कि भारत में यंग में स्ट्रोक, खासकर एशियन पॉपुलेशन में यंग में स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज और उनसे पहले होने की प्रवृत्ति है। पर रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी जो कि हमारे देश के सबसे बड़े रजिस्ट्री में है, त्रिवेंद्रम रजिस्ट्री में, उसमें ये देखा गया कि ऐसा नहीं है।
हमारे देश में भी स्ट्रोक के उम्र का जो कनेक्शन है वो लगभग उसी उम्र में है। 55 जो है एक कट ऑफ एज ग्रुप है, जिसके बाद स्ट्रोक का जो अनुपात है पॉपुलेशन में वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लकवे का होने की संभावना बढ़ती जाती है। और मौसम का प्रभाव इस पे क्या है, इसको लेके बहुत सारे अध्ययन हैं जिसमें ये क्यों होता है। ठंडे के दिनों में रक्तचाप बढ़ जाना, या फिर थ्रोम्बोसिस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाना, या अदर फैक्टर्स, या मॉर्निंग के समय में रक्तचाप ज़्यादा होना, इन सब वजहों को कहा जाता है। पर वैज्ञानिक तौर कहना बड़ा मुश्किल है कि विंटर के सीज़न में, या विंटर के सीज़न में जो हेमरेज के इंसिडेंसेस हैं, या फिर स्प्रिंग के सीज़न में जो इस्केमिक स्ट्रोक के इंसिडेंसेस हैं, वो ज़्यादा क्यों हैं। पर ऐसा है कि हमारे देश में ठंडे के दिन में हेमरेजेस की वजह से होने वाले स्ट्रोक की संख्या बढ़ जाती है, और आपका स्प्रिंग के समय में इस्केमिक स्ट्रोक ब्लड वेसल्स में आए ब्लॉकेज की वजह से बढ़ जाती है। इसका प्रभाव जो है मरीज के तौर पे और मरीज के फैमिली के बर्डन के तौर पे, दोनों की तरफ अगर हम देखें तो केयर गिवर जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर किसी एक को स्ट्रोक होता है तो उसके घर में 2 लोगों को उनकी जिम्मेदारियों को संभालने का है। तो पहला टारगेट ये है कि जितनी जल्दी हो इनके लक्षणों को पहचाना जाए। पहचानने के बाद जल्द से जल्द न्यूरो फिजिशियन जो नियरेस्ट आपको अवेलेबल हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए। साथ में कोशिश ही की जाए कि जल्द से जल्द ये फर्क पता किया जाए कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है कि इस्केमिक स्ट्रोक है, क्योंकि दोनों के इलाज का तरीका अलग है। और साथ में इनका जो डिफ्रेंसिएशन है, अलग करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि एक सीटी स्कैन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि सीटी स्कैन से हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि किसी मरीज को इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। ये डिफ्रेंसिएशन अब हमारे राज्य में, हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट या पेरीफेरी टाउन में भी अवेलेबल हो गए हैं सीटी स्कैन के मशीन। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब रही बात इलाज के तरीके का, तो हेमरेजिक स्ट्रोक में हम बीपी का कंट्रोल करते हैं। पेशेंट की जो स्टेटस होती है उसके अनुसार हम डिसीजन लेते हैं कि बीपी में कितना सुधार करना है। दिमाग में जो हेमरेज की वजह से प्रेशर बढ़ा रहता है, उसको प्रेशर को कम करने के लिए जो दवाएं होती हैं उनको देते हैं। साथ साथ में कुछ जनरल केयर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान देना रहता है। जैसे कि स्ट्रोक के कोई भी मरीज हो, चाहे हेमरेज की वजह से हो चाहे ब्लॉकेज की वजह से हो, दोनों केसेस में उन्हें निगलने में दिक्कत होती है। तो किसी भी मरीज को जिनको लकवा हुआ है, आवाज़ में परिवर्तन है, हाथ पैर में कमजोरी है जो अचानक से आई है, उसमें मुंह से देने से बचे। और जो लोकल लेवल पे डॉक्टर्स हैं या फिजिशियन हैं जो एडवाइस करते हैं रायल्स ट्यूब का, जो खाने की नली का इस्तेमाल के लिए पेशेंट को एडवाइस देते हैं, जिसका काफ़ी मरीज और मरीज के रिश्तेदार विरोध करते हैं कि ये मरीज को खतरा पहुंचा सकता है। पर ऐसा नहीं है। जब भी किसी को स्ट्रोक होता है तो उनको निगलने की परेशानी होती है, और इस निगलने की परेशानी की वजह से फेफड़ों में खाने के जाने और मुंह के जो लिक्विड्स हैं उनके फेफड़े में जाने की वजह से एस्पिरेशन निमोनिया के चांसेस होते हैं, जो कि लकवे के मरीजों में मॉर्टेलिटी को बढ़ाता है। तो हम लोगों को हमेशा स्ट्रोक के मरीज को पानी पिलाने या खाना देने से पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। जितनी जल्दी ये लेंगे, स्ट्रोक के मरीजों की जो परेशानी है वो कम होगी। इनके बाद क्या है कि अब हम इस्केमिक स्ट्रोक की बात करें तो उसमें बहुत सिंपल और सस्ती दवाएं हैं, जो इन्हें हम एंटीप्लेटलेट कहते हैं, जैसे इकोस्प्रिन है। बहुत ही सस्ती दवाई है, और ये जितनी जल्दी दी जाती है ये उतना फायदा करता है। इससे मरीज के ताकत के रिटर्न होने में बहुत असर पड़ता है। अगर कोई मरीज 6 घंटे के अंदर आता है, अगर उसको इकोस्प्रिन दी जाए, या कोई 6 दिन के बाद आता है, दोनों पे उसके जान बचाने के तौर पे देखें या उनके कमजोरी को इम्प्रूव करने के तौर पे देखें, तो दोनों तौर पे इनका बहुत रोल है कि कितनी जल्दी ये दवाएं उनको दी जाती है। आजकल हमारे ब्लॉकेज होता है हार्ट अटैक में, उसी तरह से स्ट्रोक को हम लोग ब्रेन अटैक ही कहते हैं।
ब्रेन अटैक में भी इन ब्लॉकेज को हटाने के लिए, जैसे हार्ट अटैक में खून की नलियों को क्लियर करने के लिए थ्रोम्बोलिसिस का प्रोसीजर होता है या स्टेंट डालने की पद्धति होती है, ब्रेन स्ट्रोक में भी ये चीज़ें हैं आजकल की। अगर मरीज 4.5 से 6 घंटे के अंदर फास्ट को समझ के, अपने फेस के डेविएशन, आर्म की वीकनेस को देख के, फेशियल डेविएशन को, स्पीच की डिफिकल्टी को देख के, अगर इन सब चीज़ों को देखकर आप जल्द से जल्द डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो इस्केमिक स्ट्रोक में खून की नली में जो थक्का होता है उसको ख़त्म करने के लिए दोनों पद्धतियां अवेलेबल हैं। दवा से भी उनको ख़त्म करने की, उन्हें काटने की जो पद्धति होती है उसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, और जो थक्के जो खून की नलियों में, ब्रेन की खून की नलियों में जो थक्के होते हैं उनको हटाने की जो पद्धति है उसको हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो ये पद्धति काफ़ी मजबूती से उभर रहा है। ये बात अलग है कि ये अभी तक हमारे शहरों तक पहुंचने में पूरे जनसंख्या के तौर पे बहुत सारे मरीजों को मुहैया कराया जाए, ऐसा नहीं हो पाया है। पर मरीजों को ये पता होना चाहिए कि अगर 6 घंटे के अंदर कोई मरीज अगर इस तरह के लकवे के लक्षण हैं, अगर सीटी स्कैन से पता चलता है कि उसको इस्केमिक स्ट्रोक है, तो खून पतला करने वाली दवाई अवेलेबल है, जिसमें मरीजों की जो खून की नली है उससे थक्के हटाए जा सकते हैं। और 6 घंटे के बाद से लेके 12 घंटे, अब तो 24 घंटे तक के बीच में हमारे पास सीटी और एमआरआई करके ये डिसीजन लेने की कैपेसिटी है कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी से उस थक्के को निकाल दिया जाए। सो स्ट्रोक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इलाज का जो तरीका है उसमें दवाओं का उतना ही असर पड़ता है कितनी जल्दी मरीज डॉक्टर के पास जाता है। जब ये शुरुआती इलाज खत्म हो जाते हैं तो लगातार जो दवा खाने का सिलसिला है, डॉक्टर से दिखाने का सिलसिला है, सामाजिक तौर पे उनके प्रोफेशनल तौर पे उनकी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की, समाज में अपना योगदान देने की जहाँ तक बात है, उसमें दवाएं और रिहैबिलिटेशन, जो पुनर्वास है, उसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का सहयोग लेके हम आगे बढ़ते हैं। साथ में जो रिस्क फैक्टर हमको मिलते हैं, जैसे किसी में रिस्क फैक्टर हमको हाइपरटेंशन मिलता है तो उनका सही कंट्रोल रखा जाता है। अगर किसी को हार्ट के रिदम में गड़बड़ी आती है तो उनके हार्ट के रिदम को, खून को पतला करने के लिए दवाई, कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन, और फ्यूचर में उसके कम होने के लिए जो भी एफर्ट किए जाते हैं उनको किया जाता है। वैसे ही किसी की ओबेसिटी है, किसी की स्मोकिंग है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, वजन कम रखना, स्मोकिंग नहीं करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रन करना, आप हमेशा फिट रहें, रिस्क फैक्टर को घटाएं, ये सब चीज़ें स्ट्रोक के बाद वाली बात हैं। दूसरी बात है कि हर मरीज को या जिनको रिस्क है स्ट्रोक होने का, उसमें जो 4 अहम मुद्दे जो डिस्कस होते हैं कि ठंडे में रेट बढ़ जाते हैं, हमारे देश में यंग को ज़्यादा होता है, पर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह की स्ट्रोक की होने की प्रवृत्ति देखी गई है, और इलाजों का तरीका पिछले 20 सालों में बहुत एडवांस हुआ है, जिसकी वजह से हम लगभग ये पूरी तरह से पहले 12 घंटे में मरीजों के जो कमजोरी हैं, जो उनके हाथ पैर की ताकत है, जो उनके चेहरे का डेविएशन है, आवाज़ का परिवर्तन है, चलने में बैलेंस की जो गड़बड़ी आती है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट का ब्लॉकेज अलग अलग असर दिखाता है, उनके इलाज से उनका पुनर्वास करा के बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। अगर तुलना की जाए एक स्वस्थ जनसंख्या वाले लोगों से, तो स्ट्रोक के मरीज अगर रेगुलर समय पे चिकित्सा कराएं और इन रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए उन पे सजग रहें, उनका ध्यान रखें और डॉक्टर से रेगुलर टच में रहें, उनसे परामर्श लेते रहें, किसी भी तरह की जो दुविधा है उसको वो डॉक्टर से डिस्कस करें, उनसे समझें कि ये क्या है। आप पूरे तौर पे स्ट्रोक के जो मरीज होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अलग अलग पद्धतियों को चुनने की एक अजीब सी होड़ लगी रहती है कि मैं यहाँ लकवा अस्पताल गया था, मैंने इस पद्धति की दवा खा ली, मैंने उस पद्धति। आप किसी पद्धति की दवा खाएं,
जहाँ तक एलोपैथ में या मॉडर्न मेडिसिन में जहाँ तक हमारा सवाल है, आप कहीं की भी दवा खाएं, पर 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आपको स्ट्रोक होता है तो 2 सबसे अहम सवाल हर किसी को पूछना चाहिए। क्या ये अचानक से हुई ऐसी परेशानी है जो आपको चेहरे में बदलाव करता है, आवाज़ में बदलाव करता है, निगलने में दिक्कत करती है, चलने में बैलेंस की प्रॉब्लम करती है, सूनापन करती है, या किसी हाथ पैर में कमजोरी करती है। दूसरा, डॉक्टर से तुरंत मिलें। तीसरा, जितनी जल्दी मिलने के बाद आपके मरीज का सीटी स्कैन होगा, उससे पता चलेगा कि किसको हेमरेज की प्रॉब्लम है और किसको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि दवाएं उसी के अनुसार कारगर और असरदार होंगी। ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है जिनको हम फास्ट में कैलकुलेट करते हैं कि आपको ऐसा हो तो फास्ट मूव करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको डायग्नोसिस हो जाने के बाद, आपके लकवे हो जाने के बाद जो भी इलाज आपका चलता है, उसमें जो आपका इलाज है उसमें सबसे कॉमन है आप ब्लड प्रेशर की दवाएं रेगुलर खाएं। जिनको नहीं है, पहले से पता है, लकवा नहीं हुआ है पर उनको ब्लड प्रेशर है, उनको रेगुलर दवा लेनी चाहिए। दूसरी बात, जिनको ब्लॉकेज वाली लकवा है उनको बहुत ही सिंपल दवाएं चलती हैं। बीपी की दवा के साथ साथ इकोस्प्रिन, जो कि बहुत ही सस्ती दवाई है, वो आपको रेगुलर लेनी रहती है। और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, विल पावर के साथ इसको ओवरकम करने की जो आपकी विल है, वो जज्बा बना रहना चाहिए कि हम फिर से अपने जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, प्रोफेशनल लाइफ है, एक्टिविटीज़ है, उसमें हम तुरंत आएंगे। क्योंकि बहुत सारे मरीजों को हम लोग देखते हैं कि वो ये होप छोड़ देते हैं कमजोरी आने के बाद कि ऐसा होगा, वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, फिजियोथेरेपी सेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन में जाना बंद कर देते हैं, निगेटिविटी फैलती रहती है। और समाज में भी बहुत सारे लोग लकवा को न ठीक होने वाली बीमारी, या बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली बीमारी, या अब इसका कुछ नहीं हो सकता वाली बीमारी, इस तरह की धारणाओं के साथ मरीजों को हमेशा निगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप समय पे आएँ, रिस्क फैक्टर से दूर रहें, जो भी दवाएं आपको फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन सजेस्ट करते हैं उनको लेते हैं, और साथ साथ में आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज रेगुलर रखते हैं, और ये जज्बा रखते हैं अपने अंदर कि जो भी दिक्कतें आ गई हैं उसको हमको सॉर्ट आउट करना है, रेगुलर फिजियोथेरेपी करें, वॉक करें, तो आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। और जो भी सामाजिक परिवेश है उसमें सबको ये बातें पता होने चाहिए कि आखिर स्ट्रोक को पहचानने का क्या तरीका है। क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट ये बातें जब भी समझाते हैं तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमको कब एक्शन लेना है। तो ये सिंपल सा तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया कि निमोनिक के तौर पे आप फास्ट को ले सकते हैं। फास्ट मतलब जल्दी करना है, और फास्ट में जो एफ का वर्ड है फेशियल डेविएशन, ए का है आर्म का वीकनेस, आपका एस का है स्पीच में डिस्टरबेंस, और टी का मतलब है टाइम टू कॉल ए डॉक्टर। तो आप डॉक्टर से मिलें, इसकी सलाह लें, और इस बीमारी से जो बचने के तरीके हैं उन पे गहराई से आप अपना ज्ञानवर्धन करें, लोगों से पूछें, चर्चा करें, लोगों को बताएं कि आप कुछ भी हो, बीपी की दवाई मत छोड़िए। क्योंकि हमारे देश में हर प्रकार के लकवे में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का जो अनुपात है वो 100 में से 80 मरीजों को बीपी न कंट्रोल होने की वजह से ही होती है। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए जो भी विधि आप अपनाना चाहते हैं वो अपनाएं, रेगुलर आप उसकी मॉनिटरिंग कराएं, और बीपी की दवा बिल्कुल नहीं छोड़ें। एक बीपी की दवा अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो 100 में से 80 लकवे आप बचा सकते हैं। साथ में बचे 20 के लिए जो बचा है, आप अपना वजन कम रखिए, रेगुलर वॉक करिए, रन करिए, डायबिटीज़ का कंट्रोल रखिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, तो आप बचे हुए 20% वाले लकवों को भी बचा सकते हैं। स्ट्रोक का
जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो सोशल एस्पेक्ट है, वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में अभी तक स्ट्रोक जो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, स्ट्रोक स्पेशल सेंटर जो हैं, अभी नहीं बन पाए हैं। हमारे यहाँ हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिकल सेंटर, खासकर बिहार के परिवेश में अगर बात करें तो कार्डियोलॉजी के लिए सेंटर स्ट्रोक डेडिकेटेड सेंटर से बेटर कंडीशन में, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को बेटर केयर हमारे स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें मिल पाता है, लेकिन स्ट्रोक के मरीज को वो व्यवस्था नहीं मिल पाता। इसमें सामाजिक उदार, जो चीज़ हार्ट अटैक में किया जाता है वो सारी चीज़ें ब्रेन अटैक में भी होती हैं। इसीलिए अब न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन जो हैं, स्ट्रोकोलॉजिस्ट जो हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताते हैं कि ये ब्रेन अटैक है और टाइम इज ब्रेन, ब्रेन इज टाइम। अगर आप समय पे आते हैं तो जो स्ट्रोक को लेके समय ही ब्रेन है और ब्रेन ही समय है, जो स्टेटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं, उसका मतलब है कि आप जितनी जल्दी डॉक्टर्स के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोफिजिशियन, आपका ब्रेन उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो स्ट्रोक से होने वाले जो परेशानियां हैं, जो उसकी जुड़ी हुई जो जानकारियों की कमी है समाज में, उसको पाटने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है और इसकी भी इलाज और केयर को उस लेवल पे लाने की ज़रूरत है जो दूसरी कुछ बीमारियों को मिलता है। क्योंकि उनके तुलना में अगर आप इसका सोशल बर्डन, केयर गिवर बर्डन, तो इन सारे बर्डन को देखते हुए इनको दूर करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत है और सारे स्ट्रोक के मरीजों को वो सारी सुविधा देने की ज़रूरत है जिसके वो हकदार हैं और उनकी जीवन पहले की तरह नॉर्मल व्यतीत हो, इसके लिए वो हर प्रयास करने की ज़रूरत है जो संभव है। तो इन सारी जानकारियों के साथ एक जो अंतिम बात मैं जो अपने मरीजों को अक्सर बताता हूँ वो बताना चाहूँगा कि मैं मरीज के रिश्तेदारों को ये बातें बताता हूँ कि अगर किसी एक मरीज को लकवा होता है तो उनके परिवार के 2 मरीजों को और कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही सालों के लिए पर लकवा होता है। क्योंकि अगर मरीज पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जिएगा, अपने पावर नहीं, अपने नित्य क्रियाक्रम है, डेली एक्टिविटी अगर नहीं करेगा, तो घर के 2 आदमी को, उस मरीज को 24 घंटे इन्वॉल्व होके उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप एक मरीज के लकवे का बचाव करते हैं तो 3 लोगों की जिंदगी में अंतर लाते हैं। तो स्ट्रोक की बचाव और स्ट्रोक के इलाज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर एक मरीज की दिक्कत आती है तो उससे जुड़े 2 और लोगों को उस परेशानी को भागीदार बन के झेलना पड़ता है, जिससे जॉब लॉस होते हैं, फाइनेंशियल लॉस होते हैं, लोगों को इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। स्ट्रोक के जो फाइनेंशियल बर्डन है वो परिवार तोड़ते हैं, लोगों की आपस बीच मनमुटाव होते हैं, जिसकी वजह से मरीज और मरीज का परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। तो मेरी जो सब लोगों से गुजारिश है, आप स्ट्रोक और लकवे के क्या कारण हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसके इलाज के क्या तरीके हैं, कितने प्रकार हैं, इस पे चर्चा करें, अपने आसपास के फिजिशियन, डॉक्टर से बातें करें और जिन लोगों को नहीं पता है इसके लक्षण उनको बताएं और इसके बचाव को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ब्लड प्रेशर का इलाज निरंतर कराएं, अपनी बीपी की गोली कभी नहीं भूलें। ये बातें ध्यान रखते हुए आप स्ट्रोक पे जीत हासिल कर सकते हैं। मैं स्ट्रोक पे, हम सब मिलके स्ट्रोक पे जीत हासिल कर सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है पर चूँकि नेटवर्क में गड़बड़ी होने की वजह से मैं बहुत लोगों से जुड़ नहीं पाया, सवाल नहीं ले पाया या फिर बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम कमेंट सेक्शन में सवालों को लेते। पर ठीक है, अब अगली बार कभी और बेटर तरीके से हम लोग जुड़ेंगे और इस पे फिर दोबारा चर्चा करेंगे इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे और बाकी भी प्लेटफॉर्म पे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आस्था फाउंडेशन और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जो अपने फाउंडेशन के अंतर्गत डायबिटीज़
के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वॉक फॉर लाइफ जो मुहिम चलाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों को, जनमानस को इसके बीच में उत्साहित करते हैं, उनको जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। और उन्होंने एक तरह से जंग छेड़ रखी हुई है कि डायबिटीज़ को के बर्डन को कम किया जाए, उससे रिलेटेड लोगों की परेशानियों को कम किया जाए। तो उन्होंने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है और मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं उनको। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा आस्था फाउंडेशन को कि आपने मुझे मौका दिया। जो भी लाइव सेशन में उसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो लोग इस लाइव सेशन से जुड़ने के तैयारी में थे वो किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि कभी पुअर कनेक्टिविटी, कभी वायरलेस कनेक्शन की गड़बड़ी की वजह से हम लोग नहीं हो पाए। पर स्ट्रोक की लड़ाई जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ज्ञान बढ़ाएं, लोगों को अवेयर करें। सब तो हम लोग इस लड़ाई में जीत जाएंगे। इन बातों से मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को ज़रूर स्ट्रोक के संबंध में कुछ जानकारियों का जो अभाव था उससे पूरा हुआ होगा, और बहुत लोगों के क्यूरियोसिटी में बहुत सारे सवाल आए होंगे। तो अगले सेशन तक के लिए